लोकसभा चुनाव में एकता का फॉर्मूला तय करने के लिए जल्द ही विपक्ष के दिग्गज नेताओं की एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस समेत बीजेपी विरोधी राजनीतिक पार्टियों के नेता मिल बैठकर आम चुनाव के लिए रणनीति तय करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में सीएम पद के शपथ ग्रहण के समय विपक्ष के तमाम नेता इकट्ठे होंगे। उसी समय इस बैठक की रूपरेखा तय की जाएगी। मुमकिन है विपक्ष की यह बड़ी बैठक पटना में आयोजित की जाए, क्योंकि विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कवायद नीतीश कुमार की अगुवाई में ही हो रही है। इस बैठक का एजेंडा लोकसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ को रोकना होगा। सवाल यह है कि क्या विपक्षी दल उस फॉर्मूले पर सहमत हो पाएंगे जो ममता बनर्जी ने रखा है। Wherever is the Congress top in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. We will give support. No, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. दरअसल विपक्षी दलों का एजेंडा बीजेपी विरोधी वोटों के बिखराव को रोकना है। कांग्रेस भी यही चाहती है, लेकिन क्या यह इतना आसान है? जिस फॉर्मूले का जिक्र ममता बनर्जी कर रही हैं, उसका अर्थ यह है कि जिस राज्य में जो दल सबसे मजबूत हो, उसको विपक्षी गठबंधन में शामिल बाकी पार्टियां लोकसभा चुनाव में अपना समर्थन दें और अपना उम्मीदवार खड़ा न करें। यानी अगर उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है, तो गठबंधन में शामिल बाकी सभी बीजेपी विरोधी दल एसपी उम्मीदवारों को अपने समर्थन का ऐलान कर दें। नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सुनने में यह फॉर्मूला जितना आसान लगता है, उतना ही मुश्किलों भरा भी है। इस फॉर्मूले का मतलब यह हुआ कि यदि पश्चिम बंगाल में सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी टीएमसी है, तो कांग्रेस टीएमसी उम्मीदवारों को अपने समर्थन का ऐलान कर दे। अब यह कैसे मुमकिन है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवार ही खड़े न करे? इसी तरह दिल्ली में यदि सबसे मजबूत पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां केजरीवाल को अपने समर्थन का ऐलान कर दें। यानी कांग्रेस दिल्ली में कोई उम्मीदवार ही खड़ा न करे। यानी गठबंधन का रास्ता कांटों भरा नजर आता है और विपक्ष के इस प्रस्तावित गठबंधन की पार्टियां मोदी विरोध पर तो एकजुट हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी भी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत में बढ़ोतरी जरूर हुई है और इससे विपक्ष में उसकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी या अखिलेश यादव जैसे नेताओं से कांग्रेस के रिश्तों में कोई सुधार आया हो। इसका उदाहरण कर्नाटक में जीत के बाद ममता के बधाई संदेश से मिलता है। ममता ने ट्वीट के जरिए अपने बधाई संदेश में न तो कांग्रेस के किसी नेता का नाम लिया और न कांग्रेस पार्टी का ही। उन्होंने लिखा कि एक निर्णायक परिवर्तन के लिए कर्नाटक के लोगों को बधाई। जाहिर है ममता ने कांग्रेस नाम तक से गुरेज किया। विपक्षी दलों के प्रस्तावित गठबंधन की राह में और भी रोड़े हैं। दायरा सीमित होने से उनका जनाधार भी अपने राज्यों तक सीमित है। वैचारिक रूप से भी इन दलों के बीच मत भिन्नता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि अलग अलग विचारधाराओं वाले ये दल यदि साथ आ भी गए, तो वे जनता के सामने किस विचारधारा को लेकर जाएंगे। चुनाव आज तक।